ये नेक्स्ट हमारा जो अब करंट चैप्टर आ रहा है ये एक्रूवल्स का आ रहा है जी। यहाँ पे दो टॉपिक डिस्कस होंगे, एक एक्रूवल और एक आपके अलाउंसेस और इररिकवरेबल डेट्स, डाउटफुल डेट्स कहते हैं। तो आज एक्रूवल स्टार्ट करते हैं। हमने ये कॉन्सेप्ट पहले एक दफा डिस्कस किया हुआ है कि हमारे पास जो दो तरह की अकाउंटिंग होती थी। एक को आप एक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग कहते हैं, आप उसमें जो कैश बेस्ड अकाउंटिंग और एक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग, एक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग है और दूसरा आपके पास कैश बेस्ड अकाउंटिंग होता था। अच्छा, एक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग ये है जो कि हम आईएफआरएस में यूज कर रहे हैं, ये हमारी अकाउंटिंग है। ये कैश बेस्ड अकाउंटिंग जो है ये इतना पॉपुलर नहीं है, पुराना स्टाइल है, ओल्ड स्टाइल है ये। अच्छा, कैश बेस्ड अकाउंटिंग जो था वो कहता था कि कैश ट्रांजैक्शंस are recorded in the period when cash changes hands. Transactions are recorded in the period when cash changes hands. Accrual based accounting कहता है कि transactions are recorded in a period to which they belong and not when the cash changes hands. अच्छा, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है, जैसे कि हमने पहले भी बोला कि लेट सपोज कि आपने सोल्ड गुड्स फॉर $100 on 20th 012/2018, लेट सपोज कि आपने 20th दिसंबर को कुछ सामान बेचा $100 का ऑन 1 month क्रेडिट। द कस्टमर विल पे after 30 days on 20th of January 2019। देखो ऐसी सिचुएशन बना रहा हूं कि आपने 20 दिसंबर को सामान बेचा है 2018 को, कस्टमर कहता है कि मैं एक महीने के बाद यानी 20 जनवरी 2019 को पेमेंट करूंगा। तो अब जब आप 31 ऑफ दिसंबर को 2018 अपनी इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो इस डेट को, तो क्या करोगे आप? अब 31 दिसंबर तक आपको पैसे तो मिले नहीं है, आप कहते हो जी नो कैश रिसीव्ड, नो सेल्स रिकॉर्डेड अंडर कैश बेस्ड अकाउंटिंग। कैश बेस्ड अकाउंटिंग का फोकस ये है कि आपको अगर कैश मिला है तो आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। अब क्योंकि इस ट्रांजैक्शन की तो हमें अभी कैश मिला नहीं है, 31 दिसंबर को जब आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो तो ये पैसे तो अभी आए नहीं है, तो आप इसको रिकॉर्ड नहीं करते। किस मेथड में? कैश बेस्ड अकाउंटिंग में। कैश बेस्ड अकाउंटिंग में हम इसको रिकॉर्ड नहीं करते। एक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग जो है, एक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग on the other hand says that goods were sold and delivered, because आपने बेच दिए और आपने डिलीवर भी कर दिए, so sales must be recorded. Sale must be recorded. If the customer did not pay, then record receivables. आपने रिसीवेबल रिकॉर्ड करना है। ये एक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग है, यही हमारा ट्रीटमेंट है, इसी को लेकर हमने चलना है कि एक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग कहता है कि सेल दिसंबर के महीने में हुई, आपने दिसंबर के महीने में सामान बेच दिया, आपने गुड्स भी डिलीवर कर दी हैं, तो लिहाजा आप कंसिडर करो कि सेल हो गई है और इसको फिर आप अब रिकॉर्ड करो सेल के तौर पे। अगर कस्टमर ने पेमेंट नहीं की हुई तो उसको आप रिसीवेबल में लिख लो।
तो आपका फोकस क्या रहेगा? आपका फोकस ये होता है, इसमें एक चीज होती है जिसको कि हम यानी जो भी पेमेंट, कैश को नहीं देखना आपने, पेमेंट ली है या नहीं ली, पेमेंट दी है या नहीं दी, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कोई इनकम हुई है या कोई एक्सपेंस इनकर हुआ है तो वो जिस पीरियड में हुआ है उसी पीरियड में आपने लिखना है। अच्छा, एक और वर्ड यूज होता है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल आपसे क्या कहता है? मैचिंग प्रिंसिपल कहता है इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड in the period to which they belong, to which they belong। जिस पीरियड से ताल्लुक हो उस पीरियड में लिखो। हो सकता है आपने इंश्योरेंस 1 साल की एडवांस पे कर दी है। अब वो जो आपने इंश्योरेंस पे किया वो तो 12 मंथ्स के लिए पे किया ना, 1 साल का एडवांस। तो कब पे किया आपने? जनवरी में पे किया मिसाल के तौर पे। तो आप जनवरी में सारे का सारा नहीं लिख दोगे। अब इसकी मिसाल के तौर पे एक डबल एंट्री सिचुएशन मैंने पहले आपको बनाकर दिखाई थी। पहले हमने उसकी डबल एंट्रीज नहीं बनाई थी, पहले मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली समझाया था। अब मैं आपको इसकी डबल एंट्री करके दिखाता हूं। आपको शायद याद होगी ये एग्जांपल, पिछले किसी लेसन में से आपके ज़हन में आ जाएगी। हमने कहा था पेड $300, और ऐसे लिख देता हूं कि ऑन 01/01/2020 पेड $300 as advance rent for the next 3 months। ये सिचुएशन है कि इस एग्जाम्पल को मैंने पहले आपको बताया था लेकिन डबल एंट्रीज नहीं की थी। आज हम इसकी डबल एंट्री करेंगे। हम कहते हैं कि ऑन 1 जनवरी यू पेड $300 एज एडवांस रेंट फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो हमें समझ आ रही है कि हमारा जो मंथली रेंट है वो तो $100 ही बनता है ना। मंथली रेंट तो $100 बनेगा क्योंकि $300 दिया 3 महीने के लिए, तो 1 महीने का कितना बना? $100 बना। तो अब जब आपने इसको रिकॉर्ड करना है, देखो गौर से, 01/01/2020 1 जनवरी 2020 को जब आपने इसको रिकॉर्ड करना है, इस डेट को आपने कैश दिया है, अभी आपने पेमेंट कर दी है। इसकी डबल एंट्री ऐसे बनेगी, डेबिट एडवांस रेंट, और क्रेडिट मैं यहां पे लिखूंगा कैश या बैंक। कैश दिया तो कैश लिख दूंगा, और एडवांस रेंट को मैंने यहाँ पे 300 डेबिट करना है, कैश को मैंने यहाँ पे 300 क्रेडिट करना है। अगर आप इस ट्रांजैक्शन को गौर करो, इस ट्रांजैक्शन में मैंने रेंट एक्सपेंस का वर्ड यूज नहीं किया। गौर कर लो, ये डेबिट एडवांस रेंट कर रहा हूं, क्रेडिट मैं यहाँ पे कैश लिख रहा हूं। एडवांस रेंट जो है ये एक एसेट है, एडवांसेस एसेट है, करंट एसेट है, कैश भी करंट एसेट है। तो इस ट्रांजैक्शन के नतीजे में क्या हो रहा है कि बैलेंस शीट में एक एसेट ऊपर जा रहा है यानी एडवांस रेंट, और दूसरा एसेट नीचे आ रहा है एडवांस रेंट। ये डबल एंट्री जो है ये पूरी बैलेंस शीट से इसका ताल्लुक है। इस डबल एंट्री का इनकम स्टेटमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। जब भी कभी आपको डबल एंट्री मिले तो उसका फौरन देखो कि डेबिट साइड पे क्या है, क्रेडिट साइड पे क्या है। डेबिट किधर जा रहा है? इसका डेबिट बैलेंस शीट पे रह रहा है, इनकम स्टेटमेंट पे नहीं जा रहा, क्योंकि एडवांस रेंट है, एडवांस रेंट एसेट होता है, एसेट बैलेंस शीट में होता है। इसी तरीके से जो कैश है ये भी बैलेंस शीट की आइटम है, ये भी आपके पास एसेट है। तो ये जो डबल एंट्री है, ये डबल एंट्री का ताल्लुक सिर्फ बैलेंस शीट से है, इसमें इनकम स्टेटमेंट में कुछ नहीं हो रहा। और बैलेंस शीट में भी क्या हो रहा है कि एक एसेट ऊपर जा रहा है, दूसरा एसेट नीचे आ रहा है, बस इतना ही ताल्लुक है। और आपने देख लिया कि हमने इसमें एक्सपेंस नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 1 जनवरी को पेमेंट तो दे दी गई है, लेकिन 1 जनवरी तक एक्सपेंस नहीं हुआ। देखो अभी हमने ये ऑफिस यूज तो नहीं किया, अभी तो भाई आज हम आए हैं, आज हमने वहां पे वो पैसे दे के उनसे चाबियां ले ली हैं, कीज ले ली हैं ऑफिस की, 3 महीने का एडवांस दे दिया। हाँ, अब जब 1 महीना पूरा गुजर जाएगा तो 31 जनवरी को जब 1 महीना गुजर गया है तो यहां पर आपने रिकॉग्नाइज एक्सपेंस करना है। यहां पे आपने एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करना है। वो आप कैसे करोगे? आप लिखोगे डेबिट रेंट एक्सपेंस, क्रेडिट एडवांस रेंट। अब समझ में आता है कि ये जो रेंट एक्सपेंस है ये आइटम आपकी इनकम स्टेटमेंट की आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा एक्सपेंस के तौर पे, और ये आपके बैलेंस शीट में एसेट जो है वो रिड्यूस हो रहा है, एसेट डिक्रीज हो रहा है। ये इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट है। ये जो ट्रांजैक्शन लगाई डबल एंट्री 31 जनवरी को, अब मैं कह सकता हूं कि ये इनकम स्टेटमेंट में जाएगा
और ये बैलेंस शीट में जाएगा। ये इनकम स्टेटमेंट में जाकर क्या कर रहा है, मेरे एक्सपेंस को इंक्रीज करेगा, एक्सपेंस को इंक्रीज करेगा और उसके नतीजे में जो मेरा प्रॉफिट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। ये बैलेंस शीट में जाके हमारा जो एसेट था वो एडवांस रेंट का, उस एसेट को ये डिक्रीज कर देगा। इसकी अगर आपने टी अकाउंट देखने हो तो इसके टी अकाउंट भी बना लेते हैं। जब हमने ये पहला वाला टी अकाउंट बनाया था ना, पहले वाला, जब ये ट्रांजैक्शन हमने पहले वाले की तो हमने क्या किया, अच्छा उसमें कैश का अकाउंट नहीं बनाते, एडवांस का अकाउंट बना देते हैं, एडवांस रेंट का अकाउंट बनाते हैं। इस पहली ट्रांजैक्शन के नतीजे में एडवांस रेंट डेबिट हो रहा था, मैंने यहाँ पे डेबिट लिख दिया 300, यहाँ पे लिख दिया कैश। और जब इसकी डबल एंट्री पढ़ोगे तो इसकी डबल एंट्री ऐसे ही पढ़ोगे कि एडवांस रेंट डेबिट, कैश क्रेडिट, ये यही नजर आता है, एडवांस रेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। अच्छा, अब जब ये दूसरी डबल एंट्री आ रही है तो इसमें क्या हो रहा है, एडवांस रेंट क्रेडिट हो रहा है, रेंट एक्सपेंस डेबिट हो रहा है। तो मैंने यहां पे $100 एडवांस रेंट क्रेडिट और रेंट एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। तो अब 300 का एडवांस दिया हुआ था, जनवरी का महीना तो गुजर गया, एडवांस कितना बच गया आपके पास 200। अब बैलेंस शीट में तो आपने किया क्या, आपने पहली दफा बैलेंस शीट में 300 रखा एसेट के तौर पे, फिर उस 300 में से 100 कम करवा दिया, बैलेंस शीट में 200 रख लिया और $100 जो था वो आपने अपनी इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस के तौर पे भेज दिया। पहले बैलेंस शीट में रखा 300, फिर वहां से 100 निकाल के इनकम स्टेटमेंट में भेज दिया कि यार ये एक्सपेंस आउट हो जाए। अच्छा, अब ये जो ट्रांजैक्शन है ना, ये आपने 3 दफा रिपीट करनी है। जब 28 जनवरी फरवरी आएगा तो यही ट्रांजैक्शन जो है ये मैं दोबारा लिखूंगा। अच्छा, ये यहां पर भी $100 है और ये यहां पर भी, इस ट्रांजैक्शन को मैंने दोबारा रिपीट करना है। दूसरे महीने का रेंट भी तो निकालना है ना, तो पहले महीने का रेंट, जनवरी का रेंट चार्ज कर दिया, अब फरवरी का भी चार्ज कर दिया। यहां पे दोबारा $100 क्रेडिट किया एडवांस रेंट को और यहां पे लिख दिया रेंट एक्सपेंस। तो मेरे पास अब एडवांस कितना बच गया, सिर्फ $100। $300 दिया था, $100 जनवरी में यूज हो गया, $100 फरवरी में यूज हो गया, $100 बच गया है। और उसके बाद फिर मैंने दोबारा रिपीट करना है यही ट्रांजैक्शन 31 मार्च 2020 को, जब ये एंड ऑफ थर्ड मंथ आ रहा है, जनवरी फरवरी मार्च, और यही ट्रांजैक्शन जो है ये दोबारा रिपीट हो जाएगी। और यहां पे मैंने दोबारा अपना लिख दिया कि ये मेरे पास रेंट एक्सपेंस 100, तो वो जो $300 का एडवांस रेंट आया हुआ था वो सारे का सारा खत्म हो गया। तो ये एक नॉर्मल तरीका है। इस तरीके से ये होगा कि आपकी इनकम स्टेटमेंट में जनवरी के महीने में $100 का रेंट एक्सपेंस जाएगा, फरवरी के महीने में $100 का रेंट एक्सपेंस जाएगा, मार्च के महीने में $100 का रेंट एक्सपेंस जाएगा। ये प्रॉपर मेथड है, यही मेथड है जिसको कि आप एक्रूवल कहते हैं, यही मेथड है जो कि हम यूज करते हैं। अच्छा, अगर यही ट्रांजैक्शन जो है, यही ट्रांजैक्शन हमने, अगर मिसाल के तौर पे, हम करते तो नहीं है, लेकिन अगर हमने इसको कैश बेस पे करना होता, अगर हमने इसको कैश बेस पे दिखाना होता, जो कि हमारी अकाउंटिंग का मेथड नहीं है, लेकिन आपको दिखा रहा हूं, तो पता आप क्या करते, आप 01/01/2020 को आप लिख देते यहां पर डेबिट रेंट एक्सपेंस क्रेडिट कैश, कितना 300, आप यहां पे डायरेक्टली 300 यहां पे लिख देते और 300 यहां पे लिख देते, क्योंकि कैश बेस्ड अकाउंटिंग कहता है कि जहां पे कैश तो वहां पे लिखो। तो भाई कैश किधर दिया, जनवरी में दिया, कितना दिया 300 दिया, तो पूरे का पूरा जनवरी में लिख दिया। ना आपने कोई एडवांस रेंट बनाया, इंक्रीज किया, ना डिक्रीज किया, आपने उठा के जनवरी के महीने में $300 का रेंट एक्सपेंस लिख दिया। और उसके बाद फिर फरवरी में भी कुछ नहीं लिखोगे, मार्च में भी कुछ नहीं लिखोगे, सिर्फ एक ही एंट्री बनाओगे। अब कहने को तो जाहिर सी बात है, अब ये यही ट्रांजैक्शन है। अगर मैं एक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग से जाऊं तो मुझे 1, 2, 3 और 4 एंट्रीज बनानी पड़ती हैं। अगर मैं कैश बेस से जाऊं तो मुझे सिर्फ एक ही एंट्री लगानी पड़ती है। तो कहने को तो ये लगता है कि भाई इधर तो काम बहुत आसान है, इधर तो आपकी जान छूट गई, आपने एक डबल एंट्री बनाई और बात खत्म कर गए। अगर एक्रूवल में, जो कि हम कह रहे हैं एक्रूवल पे चलो, तो भाई फिर तो 4 एंट्रीज बनानी पड़ती हैं, लेकिन बेहतर तरीका यही है और हमें इजाजत भी इसी की है। क्योंकि इसको जब करोगे ना, इस ट्रांजैक्शन को, तो जनवरी के महीने में आपने लिख दिया यार एक्सपेंस 300 हो गया,
फरवरी के महीने में आपने लिखा कि एक्सपेंस कोई भी नहीं है, और मार्च के महीने में भी आपने लिखा कि यार मुफ्त में ऑफिस इस्तेमाल कर रहा हूं, खर्च कोई नहीं हुआ। ऐसे तो नहीं होता, ये तो गलत नजर आ रहा है। जनवरी 300, फरवरी 0, मार्च 0। ये आपको कहेगा कि जनवरी में भी 100 है रेंट एक्सपेंस, फरवरी का रेंट एक्सपेंस भी 100 है, और मार्च का रेंट एक्सपेंस भी 100 है। और सच्ची बात है कि बात है भी यही, क्योंकि मंथली रेंट $100 का है, तो मैंने हर महीने में 100 ही लिखना है, ऐसे नहीं कर सकता। तो ये मेथड गलत मेथड है। अच्छा, ये तो मैंने आपको एडवांस रेंट बता दिया। अभी मिसाल के तौर पे लिखता हूं कि 01/01/2020 पेड $12,000 इंश्योरेंस फॉर द ईयर 2020। यानी 2020 स्टार्ट हुआ, आपने 1 जनवरी को जाके $12,000 का इंश्योरेंस पे कर दिया। तो भाई ये जो $12,000 का इंश्योरेंस दिया, ये इंश्योरेंस एक्सपेंस है, क्या ये सिर्फ जनवरी के महीने के लिए? जी नहीं, ये जनवरी के महीने के लिए नहीं है, ये पूरे के पूरे 12 महीनों के लिए है, 2020 ईयर के। तो इसका मतलब है कि एक महीने का एक्सपेंस कितना बनता है? एक महीने का आप कहते हो जी मेरा एक्सपेंस $1,000 पर मंथ बनता है, ऐसा ही बनेगा ना आपका पर मंथ एक्सपेंस। तो इसको अब आप क्या करोगे, आप लिखोगे 01/01/2020 और आप यहां पे डबल एंट्री बनाओगे, डेबिट एडवांस इंश्योरेंस और क्रेडिट बैंक। आपने बैंक से पे किया तो आपने ये डबल एंट्री ऐसे बना दी, इधर 12,000 इधर 12,000। देखो जिस तरह पहले एडवांस रेंट किया हुआ था ना, पहले आपने एडवांस रेंट किया था, किधर गया मेरा एडवांस रेंट, ये पहले आपने एडवांस रेंट लिखा और आपने बोला कि यार ये तो मेरा करंट एसेट है, एडवांसेस करंट एसेट होते हैं। अब की बार आप एडवांस इंश्योरेंस कर रहे हो, बस नाम चेंज कर रहे हो, लेकिन उसकी नेचर वही है, उसका ट्रीटमेंट वही रहेगा। तो फिर अब क्या करूंगा, 1 जनवरी को 12,000 लिख दिया एडवांस में। मैंने यहां पे कोई एक्सपेंस, गौर करो, इंश्योरेंस एक्सपेंस का लफ्ज यूज नहीं किया। जैसे वहां पे रेंट एक्सपेंस नहीं लिखा था ना, एडवांस रेंट लिखा था, एक्सपेंस नहीं लिखा था, ऐसे ही इधर भी अभी एक्सपेंस नहीं लिख रहा। हाँ, अब इसके बाद 31 जनवरी 2020 को क्या करूंगा, अब लिखूंगा डेबिट इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रेडिट एडवांस इंश्योरेंस। अब वो $1,000 जो है वो आप मैंने इनकम स्टेटमेंट में फेंक दिया इंश्योरेंस एक्सपेंस के तौर पे, और क्रेडिट कर दिया एडवांस इंश्योरेंस को। ये जो एडवांस इंश्योरेंस पहले मेरा डेबिट हुआ था, अब उसको क्रेडिट कर रहा हूं कि मेरा इंश्योरेंस एक्सपेंस कम हो जाए। और जो ये डबल एंट्री है, ये जो डबल एंट्री है, ये पता है आपको क्या करना है, ये डबल एंट्री आपको 12 दफा रिकॉर्ड करनी है हर महीने के आखिर में। ऐसे ही चलता चला जाएगा हर महीने के आखिर में। यानी 28 फरवरी को इंश्योरेंस का $1,000, क्योंकि फरवरी की जो 12,000 पे किया वो पूरे साल का है, तो मंथली 1,000 होता गया। तो हर महीने में कुछ ना कुछ एक 1,000 रिकॉर्ड करते चले जाओगे। ये है आपका एक्रूअल का प्रॉपर पूरा तरीका। अच्छा, अब ये कुछ मिसालें कर ली, अब देखते हैं जो हमारे पास मंथली एडजस्टमेंट होती हैं। आप क्या करते हो, मिसाल के तौर पे सैलरी एडजस्टमेंट या सैलरी ट्रीटमेंट, आप सैलरीज देते हो। सैलरीज कैसे दी जाती हैं? मोस्ट ऑफ द कंपनीज, और आई वुड से मेनी कंपनीज, दे पे सैलरीज नेक्स्ट मंथ। यानी आपकी अगर फरवरी की सैलरी है वो मार्च में पे होती है, मार्च में 1 या 2 या 3 को या 5 को। मार्च की सैलरी बहुत सी कंपनीज अप्रैल में पे करती हैं, अप्रैल की सैलरीज कंपनीज मई में पे कर रही हैं। तो पूरा महीना खत्म हुआ तो अगले महीने आप सैलरी पे करते हो। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूं सैलरी एक्सपेंस फॉर मंथ ऑफ मार्च was $500 and it was paid on 03/04/2020। यानी आपका मार्च के महीने का सैलरीज एक्सपेंस $500 है, यानी ये मार्च की सैलरी है, लेकिन आप पे कर रहे हो अप्रैल की 4 तारीख को।
ये हर कंपनी में हर महीने ये इस तरह का ट्रीटमेंट होता है। तो अब आपने करना क्या है एक्रूवल के तौर पे, आपने 31 मार्च 2020 जो कि मार्च का महीने का आखिर है, तो आप लिखते हो इन मार्च रिकॉर्ड मार्च सैलरी एक्सपेंस, यानी मार्च के महीने में मैंने मार्च का सैलरी का एक्सपेंस लिखना है, क्योंकि हमने कहा है कि एक्रूवल ये कहता है कि ट्रांजैक्शन जिस पीरियड से बिलोंग करती है उस पीरियड में लिखो। भाई ट्रांजैक्शन किस पीरियड से बिलोंग करती है जी, मार्च को बिलोंग करती है। ये जो एक्सपेंस है ये मार्च का एक्सपेंस है, तो फिर इसको मार्च में लिखो ना। तो 31 मार्च पे लिखूंगा, लेकिन क्या 31 मार्च को पे किया? पे नहीं किया। तो फिर क्या लिखा मैंने लिखा डेबिट सैलरीज एक्सपेंस, क्रेडिट सैलरीज पेएबल। अब सैलरीज एक्सपेंस लिख दिया, ये कहां पे गया है? ये पीएनएल में गया है। और पीएनएल में आप क्या कर रहे हो? आप रिकॉग्नाइज एक्सपेंस कर रहे हो, यानी आप इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज कर रहे हो कि हाँ मेरा ये खर्च हो गया है, इसको मुझे लिखना चाहिए। और फिर आप क्या लिखते हो? ये आप अपना स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट में अपनी लाइबिलिटी को रिकॉग्नाइज करते हो। बैलेंस शीट को मैं लाइबिलिटी को रिकॉग्नाइज कर रहा हूं कि जी हाँ मेरी लाइबिलिटी है। तो 31 मार्च को मैंने खड़े होकर क्या स्टेटमेंट दी? 31 मार्च को मैंने खड़े होकर स्टेटमेंट दी कि जी मेरा $500 का सैलरीज एक्सपेंस हो गया, और क्योंकि मैंने अभी पे नहीं किया हुआ तो ये मेरी लाइबिलिटी है। तो मैं अपने एक्सपेंस को भी अपने अकाउंट्स में शो कर रहा हूं और अपनी लाइबिलिटी को भी अपने अकाउंट्स में शो कर रहा हूं, मैं दोनों को रिकॉग्नाइज कर रहा हूं। तो दिया कुछ नहीं है, लिहाजा कैश इधर नहीं होगा। अब जब बारी आई 3 अप्रैल की, अब आपको ऊपर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि आपने 3 अप्रैल को ये पे कर दी है, पेड मार्च सैलरीज। तो अब 3 अप्रैल को जब मैंने इसको पे करना है तो कैसे दिखाऊंगा? अब मैं कहूंगा डेबिट सैलरीज पेएबल, क्रेडिट कैश और क्रेडिट बैंक व्हाटएवर। अब देखो ये जो सैलरीज पेएबल मैंने यहां पे लाइबिलिटी के तौर पे क्रेडिट किया हुआ था, इसको मैंने इधर उठा के डेबिट कर दिया। क्या अब मेरी लाइबिलिटी कोई नहीं रही, क्योंकि मैंने अब यहां पर बाय द वे मुझे इसको यहाँ पे 500 लिखना है, यहाँ पे 500 लिखना है। अब मैंने बोला कि जी मेरी ये लाइबिलिटी थी 500 की, ये मैंने पे कर दी है। अब लाइबिलिटी कोई नहीं रही, ये जो भी लाइबिलिटी थी ना ये 500 वाली, ये हमने पे कर दिया भाई, और अब कैश में से दिया। अगर आप गौर करो कि ये 3 अप्रैल को या अप्रैल के महीने में मैंने एक्सपेंस का लफ्ज यूज नहीं किया, मैंने सैलरीज एक्सपेंस नहीं लिखा। सैलरीज एक्सपेंस मैं पहले लिख चुका हूं मार्च में, अप्रैल में मैंने एक्सपेंस नहीं लिखना। अप्रैल जो है वो बैलेंस शीट की आइटम है, बैलेंस शीट में एक तरफ एसेट कम हो गया, एक तरफ लाइबिलिटी कम हो गई। ये ट्रांजैक्शन किधर जा रही है मेरे भाई? ये ट्रांजैक्शन आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में डिक्रीज इन लाइबिलिटी है, और ये ट्रांजैक्शन आपका जो है ये भी आपका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में डिक्रीज इन एसेट है। तो इस ट्रांजैक्शन का इनकम स्टेटमेंट से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि मैं कोई एक्सपेंस यहां पे रिकॉग्नाइज कर ही नहीं रहा। सिर्फ एक तरफ पे अपना एसेट ऊपर कर दिया, एक तरफ पे अपनी एक तरफ पे लाइबिलिटी कम कर दी, एक तरफ पे एसेट कम कर दिया। ये ट्रीटमेंट आपको हर महीने देना है, क्योंकि बहुत सी कंपनीज जैसे बोला कि 31 मार्च को सैलरीज पे नहीं करती, अगले महीने करती। उन्होंने कुछ कैलकुलेशन करनी होती है, कोई ओवर टाइम कैलकुलेट करने हैं, कोई नंबर ऑफ डेज, कोई टाइम शीट्स वगैरह वगैरह, तो आमतौर पे नेक्स्ट मंथ में पे करते हैं। लेकिन अगर आप नेक्स्ट मंथ में पे कर भी रहे हो तो पिछले महीने में आपने उसको जरूर लिखना है। ऐसे ही आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस होगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को भी कैलकुलेट करोगे। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस की ट्रीटमेंट भी, क्योंकि आप आमतौर पे इलेक्ट्रिसिटी बिल अगले महीने पे करते हो ना। अभी देखो ना कि लिख रहा हूं कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस और इलेक्ट्रिसिटी बिल or invoice, whatever you may call it, for March will come in April and shall be paid in April। यानी आपने मार्च के महीने में ऑफिस में बड़ा
अच्छे तरीके से सब कुछ इस्तेमाल किया, कंप्यूटर भी चलाए, अपने एयर कंडीशनर भी चलाए हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी यूज कर रहे हो, तो इलेक्ट्रिसिटी तो भाई आप यूज कर रहे हो, लेकिन पे नहीं करते क्योंकि आपको बिल ही नहीं आया हुआ। आपको बिल कब आएगा? बिल आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक में आएगा। अप्रैल के फर्स्ट वीक में वो मार्च का बिल कैलकुलेट करके आपको दे देंगे कि भाई आपने पिछले महीने इतना यूज किया था, ये पेमेंट कर दो। तो अब 31 मार्च को क्या करूंगा? 31 मार्च तक तो मेरे पास बिल ही नहीं आया हुआ, इसको आप एक्रू करोगे। आप जाओगे अपना इलेक्ट्रिसिटी जो मीटर है उसको देखोगे कि उस पर कितने यूनिट गए, वो आपने खुद कैलकुलेट करना है। आपने जाके देखना है कि कितने यूनिट इस्तेमाल हुए। जी मेरे आई डोंट नो 1000 यूनिट्स इस्तेमाल हो गए हैं। एक यूनिट जो है वो कितने का है? एक यूनिट जो है वो $3 का है। तो इसका मतलब है कि मेरा $3000 का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है। तो इसी को फिर आपने रिकॉर्ड कर देना है और फिर आगे चल के पे कर दोगे। तो ये एस्टिमेट की बेस पे होगा, ये भी ऐसा ही होगा, वही डबल एंट्री आपकी बनेगी, वही डबल एंट्री आपकी बनेगी 31 मार्च पे। डेबिट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस और क्रेडिट। आप इसमें ऐसे भी लिख सकते हो इलेक्ट्रिसिटी पेएबल, और बाज दफा आपकी बुक में ऐसे भी दिखाया हुआ होगा कि इलेक्ट्रिसिटी पेएबल की जगह पे वो ये एक्रूअल कह देते हैं, एक्रूअल्स या एक्रूड लाइबिलिटी कह देते हैं। एक्रूअल्स यानी कि लाइबिलिटी है। तो इसको आप एक नाम अगर एक्रूअल लिख दो तो फिर उसमें बहुत सारे ही ऐड हो जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी पेएबल, वाटर पेएबल, सारे एक्रूअल्स में ऐड हो जाएंगे। तो एक्रूअल्स वो आपकी लाइबिलिटी है, उसको आप कह देते हो। और फिर जब अप्रैल में पे करोगे वहां पे एक्सपेंस का लफ्ज नहीं लिखोगे, वहां पे ये जो लाइबिलिटी अक्रूवल की है इसको डेबिट कर दोगे अगले महीने में जब आपने पेमेंट करनी है। तो आपने कह देना डेबिट एक्रूवल्स और क्रेडिट कैश, वो जब भी पे करना था वो ऐसे कर दिया। तो ये ऐसे ट्रांजेक्शन चलती चली जाएंगी। यहां तक कुछ पूछना हो तो मेरे से। अच्छा, इसके बाद दो तीन चार चीजें मैं लिखूंगा। ये चार तरह के अकाउंट्स आपके पास होंगे एक्रूवल में। चार तरह के अकाउंट्स आप ज़हन में रखिएगा। एक को आप कहते हैं एक्रूड एक्सपेंसेस, दूसरे को आपने कहना है प्रीपेड एक्सपेंसेस, तीसरे को आप कहोगे एक्रूड इनकम, और चौथे को आप कहोगे डिफर्ड इनकम। इसको आपने एडवांस इनकम भी कह देना है, इसको आपने एडवांस रेवेन्यू भी कह देना है। ये इसके तीन नाम है। यानी ये जो चौथे वाला है डिफर्ड इनकम, इसके तीन नाम है, डिफर्ड इनकम, एडवांस इनकम, एडवांस रेवेन्यू वगैरह। एक्रूड एक्सपेंसेस से क्या मुराद है? इसको आप कहते हो कि ये है मेरा एक्सपेंसेस इनकर्ड नॉट येट पेड, नॉट येट पेड। यानी खर्च तो हो गया है लेकिन आपने अभी पे नहीं किया। इसकी वो एग्जांपल है आपकी सैलरीज वाला, सैलरीज पेएबल, ये आपकी एग्जांपल है। और ये आपके पास हमेशा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी के तौर पे आता है। एक्रूड एक्सपेंस वो है कि एक्सपेंस मैंने इनकर हो गया लेकिन अभी पे नहीं किया, जैसे कि वो सैलरीज पेएबल, इलेक्ट्रिसिटी पेएबल, ये आपकी लाइबिलिटी होती है। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है? एक्सपेंसेस पेड नॉट येट इनकर्ड। ये मुराद क्या है कि ये आपने पहले से पे कर दिया, अभी इनकर नहीं हुआ। इसकी एग्जांपल क्या होती है? वो आपकी एडवांस रेंट था या एडवांस इंश्योरेंस थी, ये आपके पास एसेट होता है। जो ये आपके पास बनाया था ना आपने सबसे पहले, ये अपना रेंट एक्सपेंस किधर बनाया? ये डेबिट एडवांस, डेबिट एडवांस रेंट क्रेडिट कैश। तो ये एडवांस रेंट आपका एसेट था, ये आपने एसेट के तौर पे 300 दिखाना था बैलेंस शीट में। तो एडवांस रेंट, एडवांस इंश्योरेंस, ये एसेट है। तो इसको आप प्रीपेड एक्सपेंस कहते हो, आपने पहले से पे कर दिया। ये एक्सपेंसेस पेड नॉट येट इनकर्ड है, और एसेट में दिखाओगे। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम से मुराद है इनकम अर्न्ड नॉट येट रिसीव्ड। यानी आपने कुछ अर्निंग तो कर ली है
लेकिन अभी वो आपके पास आया नहीं है, एक्रूड इनकम आप कहते हो। आपने काम कर दिया, मिसाल के तौर पे जब हम ये सैलरीज की बात कर रहे थे तो 31 मार्च पर जब ये सैलरीज की बात हो रही थी, तो देखो कंपनी ने तो अपने लिए सैलरीज एक्सपेंस रिकॉर्ड किया। कंपनी के लिए तो ये एक्सपेंस था कि हो गया, एक महीना लोगों ने काम कर लिया तो बिजनेस ने एक कॉस्ट इनकर हो गई, बिजनेस ने अब ये पे करना है। अगर आप एम्प्लॉयज के परस्पेक्टिव से देखो तो एम्प्लॉयज भी तो शाम को घर जाके बैठ के हिसाब कर रहे हैं ना। तो एम्प्लॉयज ये कह रहे हैं कि यार मैंने एक महीना काम कर लिया, मार्च का महीना, तो अब इंशाल्लाह ये तनख्वाह मुझे 2 दिन के बाद मिल जाएगी। तो उनके लिए ये एक्रूड इनकम है कि उन्होंने अर्न कर लिया हुआ है, अभी रिसीव नहीं किया, तो वो उनके लिए एसेट है। ऐसे ही बिजनेस में भी होता है। आपको क्लाइंट ने कोई जॉब दी कि भाई ये काम कर दो मेरे लिए, तो आपने क्लाइंट की जॉब कर ली हुई है और अब आप अपनी पेमेंट का इंतजार कर रहे हो कि भाई पेमेंट कब दोगे। क्लाइंट ने बोला 10 दिन के बाद दे दूंगा आपको पेमेंट। तो अब आपका ये एसेट है ना, आपका ये रिसीवेबल हो गया, एसेट हो गया। तो ये आपका जो है एक्रूड इनकम, ये आपका रिसीवेबल के तौर पे होता है। अच्छा, रिसीवेबल नहीं होता, थोड़ा सा एक डिफरेंस होगा, नेचर इसकी रिसीवेबल की है, आगे चल के बता लेंगे। अभी आप इसको रिसीवेबल के तौर पर ही देखिए इस लेवल पर कि ये मेरा रिसीवेबल है और इसको आप एसेट गिनोगे। अच्छा चलो अभी बता देता हूं कि एक्रूड इनकम और रिसीवेबल इसके दरमियान फर्क क्या है। दोनों की नेचर एक ही है, दोनों जो है वो आपने दोनों की नेचर एक ही है, आपके दोनों एसेट है, ये भी एसेट है और ये भी एसेट है, और आप कस्टमर से इसका वेट कर रहे हो कि भाई मेरे पैसे कब मिलेंगे। आपने कस्टमर से ये लेने हैं, दोनों का एक ही नेचर है, दोनों का काम यही है कि मैंने आपके लिए जॉब कर दी, आप मुझे मेरी पेमेंट दे दो भाई। दोनों एसेट है। फर्क ये है कि रिसीवेबल जो है इसकी इनवॉइस इशूड है। अगर हम ज्यादा डिटेल में जाएं, ज्यादा टेक्निकल डिटेल में जाएं, जो कि आपको FA2 या इवन F3 के लेवल पे भी नहीं मिलता, ये F7 के लेवल पे आके आपको इसकी इतनी टेक्निकल देखना पड़ता है कि टेक्निकली लीगली रिसीवेबल उस अमाउंट को कहते हैं जिसकी आपने इनवॉइस इशू कर दी हुई है और कस्टमर ने ले ली है। और यहां पे आपने इनवॉइस, अभी इनवॉइस नॉट येट इशू, काम तो मैंने कर दिया है, जॉब तो भाई आपकी कर दी है, लेकिन मैंने भी आपको उसके लिए इनवॉइस नहीं किया हुआ, पैसे आपने मेरे देने हैं क्योंकि मैंने आपका जॉब कर दिया। लेकिन अगर मैंने अभी उसकी इनवॉइस आपको नहीं इशू की तो उसको एक्रूड इनकम कहते हैं, अगर इनवॉइस इशू कर दी हो तो उसको रिसीवेबल कहते हैं। लेकिन बहरहाल दोनों सूरतों में ये वही अमाउंट है जो आपने कस्टमर से लेनी है। यानी एक्रूड इनकम और रिसीवेबल ये दोनों वो अमाउंट्स हैं जो मैंने अपने कस्टमर से लेनी है उस जॉब के लिए जो कि मैंने परफॉर्म कर दी हुई है। मैंने आपका काम कर दिया हुआ है, आपको सामान भेज दिया, आपको सर्विस डिलीवर कर दी, दोनों सूरतों मैंने आपसे पैसे लेने हैं। हाँ, अगर मैंने आपको इनवॉइस भी दे दी हुई है तो मैं उसको रिसीवेबल कहता हूं। अगर मैंने अभी इनवॉइस इशू नहीं की, आपने कहा कि यार आपने काम कर दिया भाई बिल भिजवा दो, आपने बोला हाँ यार 2 दिन बाद बिल भिजवा दूंगा, कोई मसला नहीं, तो अभी मैंने बोला 2 दिन बाद बिल भिजवा दूंगा, तो ये अब एक्रूड इनकम कहलाया जाता है। लेकिन नेचर एक ही है, थोड़ा सा एक बड़ा मामूली सा एक टेक्निकल डिफरेंस है। अच्छा, उसके बाद आता है जी डिफर्ड इनकम, जिसको कि आप एडवांस इनकम भी कहते हो, एडवांस रेंट भी कहते हो, एडवांस रेवेन्यू भी कहते हो। इसको आप क्या बोलते हो? इनकम रिसीव्ड नॉट येट अर्नड, के पैसे तो ले लिए लेकिन अभी काम नहीं किया। तो ये क्या होगा? ये आपके पास लाइबिलिटी है, ये आपके पास लाइबिलिटी के तौर पे गिना जाता है। अब देखो, वो जब आपने एडवांस रेंट दिया था ना, आपको याद होगा, या आपने एडवांस इंश्योरेंस पे की थी, एडवांस इंश्योरेंस पेड, अगर आपको याद हो, $12,000, ठीक है ना। तो फॉर यू इट वाज एडवांस एक्सपेंस एंड योर एसेट। फॉर इंश्योरेंस कंपनी it was advance revenue and a liability। जब आपने $12,000 पे किया, आपने अपनी बुक्स में लिखा कि जी ये मेरा एडवांस एक्सपेंस है, मैंने पहले से पे कर दिया है, ये मेरा एसेट है। तो इसी 12,000 को, 12,000 को इंश्योरेंस कंपनी अपने आप अपनी बुक्स में एडवांस रेवेन्यू के तौर पे, क्योंकि उन्होंने आपसे पहले पैसे ले लिए हुए, अभी उन्होंने आपको सर्विस नहीं दी, तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए एडवांस रेवेन्यू है, उनके लिए लाइबिलिटी है, उन्होंने आपको सर्विस देनी है 1 साल। आप
कहीं पे भी जब पहले एडवांस पेमेंट कर देते हो तो आपके लिए वो एडवांस एक्सपेंस होता है, दूसरी पार्टी के लिए वो एडवांस रेवेन्यू होता है। आपके लिए वो एसेट होता है, दूसरी पार्टी के लिए वो लाइबिलिटी होती है। तो ये 4 चीजें। देखो एक्रूवल का जो कॉन्सेप्ट के तौर पे एक्सप्लेनेशन थी वो बस इतनी ही बहुत रहेगी आपको, यानी इससे ज्यादा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, इसके क्वेश्चन आंसर थोड़े से मुश्किल होते हैं क्योंकि बाज दफा डेट्स ऐसी होती हैं कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, या उसको डिवाइड करना डिफरेंट पीरियड्स में मुश्किल तो नहीं होता, बस स्टूडेंट खाम में कंफ्यूज हो जाता है। मुझे तो आज तक कभी समझ नहीं आई कि क्यों कंफ्यूज होता है। बड़ी क्लियर चीज है, टाइमलाइन अपने पास रखो और उसके अकॉर्डिंगली बनाते हैं। तो इसके क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा क्योंकि इसके क्वेश्चंस में से बहुत कुछ समझाने वाली बात निकल आएगी। तो मेरा ख्याल हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।